आज ईटानगर में हमारे साथ में बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट कालिंग मोयोंग जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोनामिन जी और जितने हमारे यहाँ सीनियर पार्टी लीडर्स, मिनिस्टर्स, एमएलए और पोर्टफोलियो होल्डर जितने भी हैं, सब एकत्रित होकर के हमारे एनडीए सरकार के 11 साल पूरा होने पर यहाँ सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण 11 साल का थीम से हम लोग ने सेलिब्रेशन किया है। और इसमें बड़ा बड़ा संदेश हम लोग ने दिया है कि 11 सालों में हमारा भारत देश कितना तेजी से आगे बढ़ा है और अरुणाचल भी कितना आगे से बढ़ा है। आप लोगों ने भाषण में तो सुना, इसलिए मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। जैसे 2 लाइन बताना चाहता हूं। 11 साल पहले हमारा देश का आर्थिक स्थिति सब कुछ बिखरा हुआ था। यूपीए के जमाने में हर रोज करप्शन, हर रोज किसी ना किसी डिपार्टमेंट, किसी ना किसी मिनिस्टर का करप्शन हम लोग थक चुका था। आज 11 साल बाद मोदी जी का एक मिनिस्टर का खिलाफ में 1 रुपया का करप्शन चार्ज नहीं है। कितना ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को हम लोग देके काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू जी के नेतृत्व में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो इसका संदेश लोगों को भी जा रहा है। लेकिन बीजेपी का जितना कार्यकर्ता है, हम लोग जितना अच्छा से अभी काम किया है वैसे ही और तेजी से आगे भी काम करेंगे। इसलिए 10 साल पहले अरुणाचल में ना हमारा कोई बॉर्डर रोड्स ठीक था, ना हमारा नेशनल हाईवे था, ना एयरपोर्ट था, कुछ भी नहीं था। आज गांव गांव मोबाइल सर्विस, गांव गांव पानी, बिजली, गांव गांव रास्ता, हर घर में खाना, चावल, हर घर में बेसिक फैसिलिटी पहुंचाने में कामयाब हुआ है। ये मोदी जी का लीडरशिप में हम लोगों ने बहुत मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार ने काम किया है। इसके लिए अरुणाचल के लिए भी और हमारा देश के लिए भी बहुत बड़ी बात है। अरुणाचल तो बहुत आगे बढ़ गया, देश भी बहुत आगे बढ़ गया, क्योंकि देश हम अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तक का पोजीशन में आ चुके हैं और हम अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है बड़े देशों के बीच में। अभी रिसेंटली जो फर्स्ट क्वार्टर का रिपोर्ट आया उसमें भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ा है हमारा इकोनॉमी। तो ये मोदी जी के नेतृत्व में इतना तेजी से आगे बढ़ा है। इसलिए मैं पूरे बीजेपी परिवार को भी बधाई, अभिनंदन और देशवासियों को भी मोदी जी का नेतृत्व में इतना काम हुआ उसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक वन बाय वन। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन आपको कि 11 साल का सफर बहुत अच्छा से तय हुआ और सेलिब्रेशन भी हो रहा है। जी यहाँ अरुणाचल में भी लगभग 2 साल पार कर लिए। जी तो ये भी खुशी का बात है, जी चल रहा है। लेकिन जब आपने अपने स्पीच में सियान कैंप का बात कर रहे हैं तो हाँ थोड़ा सा लगता है कि मुख्यमंत्री साहब बार बार बोलते हैं कि लोग जो चाहते हैं वही होगा। हाँ, तो इसलिए तो बातचीत थोड़ा कर रहा सा है ना। सर्वे करने से पहले लगता है थोड़ा ऐसा है, आपको ये चीज को ना आप लोग भी थोड़ा केयरफुली बोलना है, हम लोग भी केयरफुली बोलना है, क्योंकि नहीं तो गलत मैसेज जाएगा। सीएम साहब ने कहा है पब्लिक से पूछ के कंसल्टेशन करके फिर आगे बढ़ेंगे। पब्लिक में कभी होता है 90% एग्री करेगा, 10% एग्री नहीं हो सकता है। कभी 50% एग्री, 50% एग्री नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में 100% कभी होता नहीं है। बात यह है कि वो प्रोजेक्ट कितना जरूरी है, लोगों के लिए, देश के लिए कितना फायदा है, वो देखना है। मेरा ये मानना है कि हम लोग लोकतंत्र में विश्वास इस चीज का करता है कि जो भी काम करेगा हम लोग बता के करना है और लोगों से बातचीत करके। तो कंसल्टेशन कर रहा है बोल के तो इतना देरी हुआ है कि कोई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट डिक्टेटर होता तो कब का जबरदस्ती करना था। ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा और सर्वे को लेकर के शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था तो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ है। लेकिन डेमोक्रेसी में बातचीत तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट के बारे में भी गांव के हर लोगों को समझाना है, ये हम लोग का ड्यूटी है। सीएम साहब ने भी समझाया, डिप्टी सीएम साहब ने समझाया, लोकल एमएलए पार्टी के तरफ से कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सही चीज सबको समझ में आ जाएगा और प्रोजेक्ट स्मूथली आगे बढ़ेगा, मेरा उम्मीद है। लेकिन इन्वायरमेंट,
लोगों का कल्चर, ट्रेडिशन, आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना है, ये प्राथमिकता होना ही पड़ेगा। मेरा एक और सवाल है सुनिए सर। सुनिए, मैं इसमें थोड़ा बता दूँ। आप किसान है, कल परसों और मीडिया पत्रों ने भी पूछा था मुझे एनवायरनमेंट के बारे में, है कि नहीं है, सेफ्टी के बारे में, कि हाइड्रो पावर आने से सेफ्टी नहीं होगा, एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन होगा। अभी अभी केंद्रीय मंत्री जी ने जिक्र किया है। तो हमारा यही कहना है कि आप सीएफआर करने दो, प्री फिजिबिलिटी जब रिपोर्ट हाँ, होने तब पता के चल बाद जाएगा। ही हम डीपीआर बनाएगा। तब डैम हाइट कितना होगा, कितना आएगा, कितना सबमर्ज होगा, हाँ, तभी तो डिटेल मालूम पता चल होगा ना, जाएगा। तभी तो ठीक है। डिटेल्स मालूम होगा। और जो डैम सेफ्टी के बारे में जो है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है कि नहीं वो है। तो नहीं है, मस्त है। अपर इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, लोअर इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। सब असेसमेंट करने का साथ साथ इसे ये भी देखता है कि सबसे, हाँ, सबसे कम इम्पैक्ट हो, अगर एनवायरनमेंट भी हो, सोशल कम इम्पैक्ट से भी कम। हो। और इसको सेफ्टी को मद्देनजर रखते ही हम डैम बनाता है, हम डीपीआर बनाता है। इसलिए कोई डरने की बात ये नहीं है। टेक्निकल जो बताया ना वो इम्पोर्टेंट है। ये तो नेशनल सिक्योरिटी की बात है ना, सियांग डैम तो नेशनल सिक्योरिटी की बात है। मंत्री जी ने भी, केंद्रीय मंत्री जी ने अभी अपना भाषण में बता दिया है कि ग्रेट बैंड $137 बिलियन इन्वेस्टमेंट चाइना वो का। करके चाइना ने बना रहा है 60,000 मेगावाट। अगर वो हो जाएगा, पानी ज्यादा हमें छोड़ देगा, हमें अपने प्रोटेक्शन लेना होगा। इसमें देखिए, मैं बात करता हूँ कि बहुत सा विशेषज्ञ लोगों ने प्रश्न उठाया है, जब चाइना ने 60,000 मेगावाट बनाएगा तो भारत का स्थिति क्या होगा। भारत सरकार उसमें क्या रेडीनेस प्रिपेयर कर रहा है। फिर हमारा जो पार्लियामेंट्रियन जो है, अब इलेक्टेड पार्लियामेंट्रियन, चाहे अपोजिशन का हो चाहे रूलिंग का हो, उन्होंने भी पार्लियामेंट में प्रश्न उठाया है कि भारत सरकार अगर चाइना डैम बनाता है तो अपना प्रस्तुति क्या है भारत सरकार। तो अपना प्रस्तुति यही है कि हम 11,000 मेगावाट का वहाँ बनाएगा, तो अगर वो पानी जो जबरदस्त छोड़ देगा, तो हम अपना कैपेसिटी ऐसा बनाएगा, अपना डैम का कैपेसिटी हम वहाँ में स्टोर करके चले सके, और धीरे धीरे हम स्टोर। और जब सुखा देगा, सुखा देने से क्या होगा, फ्लोरा एंड फौना खत्म हो जाएगा, सियांग नदी पूरा सूख जाएगा, ब्रह्मपुत्र सूख जाएगा। अगर ज्यादा छोड़ देगा तो ब्रह्मपुत्र सरायघाट ब्रिज का ऊपर से पानी जाएगा, बांग्लादेश तक उसका असर होगा। तो ये सब नहीं होने के लिए हमें अपना इंतजाम, ये इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट द मेन क्राइटेरिया, इम्पोर्टेंट है नेशनल जो सर सवाल बिजली का सबसे बड़ा अचीवमेंट है आपका ड्रीम प्रोजेक्ट फ्रंटियर हाईवे, डिटेल में बता दिया भाषण में। लेकिन आप थोड़ा सा नाराज है लगता है, क्यों है? नाराज नहीं, वो जो लैंड कॉम्पेंसेशन को लेकर के कुछ लोग मिस यूज करने का कोशिश कर रहा है, उसको मैं नाराज हूँ। हम ये पैसा बनाओ जिसको जो इंटेंटल मिलेगा ना, इतना बड़ा करोड़ करोड़ लोगों को मिल रहा है तो अच्छी बात है, ऐसा मिस यूज नहीं करना है। मेरा नाराजगी ये है कि वो लैंड को लेकर के ऑफिसर का साथ मिल करके जिसका हिसाब बनाना है उसका मेजरमेंट नहीं करके, जिसका नहीं वो बनेगा, जरूरत से ज्यादा रेट एस्टिमेट करेगा। पैसा तो देश का है ना, उसको नुकसान नहीं करना चाहिए। हमारा टारगेट है रास्ता बनाना। ये चीज तो आप लोग भी अच्छा से जानते ही है, क्योंकि 1964 से ये लोग बैठा हुआ है, 10 साल से उसको। वो तो स्टेट गवर्नमेंट ने काफी उनको रेगुलेट किया है, और हमने तो पहले ही कह दिया है, हमने अपील भी किया है चकमा लोगों को। ठीक है, कांग्रेस ने लेके बिठाया है आप लोगों को, लेकिन हमारे समय में हम आपको अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग जा सकते हैं तो कहीं और कोशिश करो सेटल करने के लिए। अब हम लोग डेमोक्रेसी में गोली बारूद मार के तो नहीं भगा सकते हैं, तो हम लोग तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। तो वो लोग बोलते हैं नहीं जाएगा, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग बाहर जाना है, हम लोग रिहेबिलिटेशन पैकेज तक देंगे। अब इतना साल पहले कैसे लेके आया उसको कहानी बोल के तो फायदा नहीं ना, आज तो वो लोग को सर पे तो प्रॉब्लम तो आके खड़ा है। तो वो कितना बार हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं चकमा को कि कहीं आइडेंटिफाई कर रहा है, आप लोग भी मदद कीजिए, वो लोग साथ नहीं दे रहे हैं।
हम लोग इतना यहाँ में इलीगल इमिग्रेंट है ILP का। अच्छा अच्छा हाँ तो कहा गया है कि प्रॉपरली कैरिड आउट नहीं हो रहा है। 30 डेज का अल्टीमेटम फाइल किया गया था। वो तो यूनियन लोग भी बोलना अच्छी बात है, मगर स्टेट को भी खुद करना है। ऐसा है, आप लोग ये सवाल अच्छा किया है और ये जानना भी चाहिए। जब हम लोगों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास किया था, उस समय स्पेशल प्रोविजन लगाया कि अरुणाचल और जो नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल स्टेट्स है, वहाँ बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहीं से भी आएगा, वो इलीगल इमिग्रेंट जो भी सिटीजनशिप देने से भी इंडिया में हमारा ट्राइबल स्टेट में हम नहीं दे सकता है, वो पार्लियामेंट एक्ट में पास हो गया। तो हमारा यहाँ कोई भी इलीगल इमिग्रेंट आता है तो अरुणाचल में नहीं बैठ सकता है। घूमने के लिए कोई आया, पास लेके आया, वो विषय अलग है, मगर यहाँ नहीं बैठ सकता है। यहाँ सेटलमेंट रिकॉर्ड में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून बना दिया कि ट्राइबल एरिया में, हमारा एरिया में कोई इलीगल इमिग्रेंट यहाँ नहीं आ सकता है। इसलिए ये ऐसा कानून बनाने से पहले चकमा हाजुम को तो 60s में वो लेके बिठा दिया। उस समय ये कानून भी नहीं था, अभी तो यहाँ बिठा नहीं सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई इलीगल घुस रहा है, क्योंकि यहाँ तो बॉर्डर मतलब कहीं से भी छुप के आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको कार्रवाई करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से आइडेंटिफाई करके उसको हटाना चाहिए। ये तो डिमांड अच्छा है अब, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से जब काम करेंगे तो पब्लिक उसमें समर्थन करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जब तक साथ नहीं देगा, पुलिस ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी ये कार्रवाई करने में पर तकलीफ होता है। खत्म, पहले खत्म कर दो 40 में। वो ये असम बॉर्डर वाला नहीं है, वो ऑपरेट करता है म्यांमार से। आप बात नहीं समझ रहा है, वो ट्रेन करते हैं म्यांमार से। होम ग्रोन नहीं, घर का नहीं है, बाहर से भेज रहा हूँ। आपका सवाल समझ गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, वो अरुणाचल में ट्रेनिंग नहीं लेता, वो बाहर से, वो म्यांमार का है। हम जो बोल रहा था, ये बोडो वाला जो ये अरुणाचल असम बॉर्डर वाला, वो यही का था। ये जो म्यांमार वाला है, वो ईस्टर्न साइड से है, वो जंगल से आता है, वहाँ ट्रेनिंग लेता है। म्यांमार में हम लोग नहीं जा सकते ना, वो हमारा कंट्री नहीं है। क्वेश्चन भी आपको जानना चाहिए कि दूसरा कंट्री में हम ऑपरेट नहीं कर सकते। और उसमें मेरे ख्याल से आप लोग को मालूम नहीं होगा, मैंने वो शंभू को मैंने बुला के मेरा आया था, मैंने वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट को भी बोला है, नॉर्मली गवर्नमेंट जो है स्पोर्ट्स सिलेक्शन में हाथ नहीं डाल सकते, नियम नहीं है। अगर मंत्री लोग इसको सेलेक्ट करो उसको सेलेक्ट करो बोलेगा तो अच्छा नहीं है, लेकिन हमने यही कहा कि इंसाफ होना चाहिए और इसमें किसी तरह से इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि एक का 238 kg वेट लिफ्टिंग था, एक का 235 और शंभू का 234, और कॉमनवेल्थ रूल में 2 ही पार्टिसिपेट कर सकता है, तो हो गया ना। आपको मालूम नहीं, इसका मतलब बैकग्राउंड मालूम नहीं। ये ऐसे नहीं, आप लोग को मालूम है, ये सरकार का नहीं है, ये स्पोर्ट्स फेडरेशन में गवर्नमेंट काल को वो बोलेगा कि मिनिस्टर हमको फोन करके सेलेक्ट कर रहा है, देश में हंगामा हो जाएगा। वन बाय वन। Last question, we'll take only one question and third need to lead, so we'll have to wind up. आप पूछिए लास्ट वाला। नहीं, उसको मैंने बता दिया, वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट को मैंने बोला, लड़का को बुलाओ और फर्दर उसको बताना है, उसका कोच का गलती होगा, क्योंकि प्लेयर तो इतना आइडिया नहीं होता है,
कौन सा कैटेगरी में कितना वेट उठाना है। जैसे ओलंपिक क्वालिफिकेशन का गेम होता है, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे फिर आप क्वालिफाई नहीं होता है। तो ये कोच का काम। आप आपको मालूम नहीं है, वो आपको डिटेल नहीं मालूम है। We have to wind up. Sorry, extremely sorry. आपसे मुझे नो डाउट आपने सुनवाया नहीं है। ज्यादातर को पता ही नहीं है। अगर ये नहीं तो काफी सेंट्रल स्कीम्स या अरुणाचल प्रदेश या जो हाईवे वगैरह के अंदर तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है स्टेपल वीजा का, जो हमारे काफी लोगों को स्पेशली जो अरुणाचल में उनको फेस करना पड़ता है, इसको लेकर सर 11 साल में अभी तक कुछ ये इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, चाइना भी दे रहा है ना। गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव किया गवर्नमेंट तो हम लोग तो नहीं मानते उसको, चाइना तो डिसीजन We have to wind up. We have to wind up, सर को जाना है।